नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी और राहत वाली खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक ऑडियो संदेश जारी करके बताया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करने की घोषणा की है। Country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it, and they've done it in the most powerful way you can do it. So I just want to thank everybody. राष्ट्रपति ट्रंप की इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया में ये उम्मीद जागी है कि 102 दिन से ज्यादा चल रही लड़ाई अब खत्म होने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप की इस घोषणा पर ईरान की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उसके मुताबिक ईरान अभी ठहर कर किसी फैसले पर पहुंचना चाहता है। लेकिन जैसी कि खबरें सामने आ रही हैं, ट्रंप के इस ऐलान के बाद 1-2 दिन के भीतर जर्मनी में शांति वार्ता शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म करने के इस ऐलान के बाद आने वाले दिनों में और क्या हो सकता है? क्या ये लड़ाई हमेशा के लिए सचमुच थम जाएगी? क्या ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार होगा? और क्या अमेरिका इस लड़ाई को रोकने में इजराइल को सहमत कर पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब की दरकार है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बातचीत की है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश केरे से। डॉक्टर प्रकाश केरे जी, आपका एक बार फिर से। आपने सुन लिया होगा कि दुनिया के दरोगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ उनकी जंग खत्म हो गई है। व्हाइट हाउस ने आधिकारिक रूप से जो ऑडियो मैसेज जारी किया है, उसे भी आप सुन चुके होंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि सचमुच में अब ये लड़ाई खत्म होने जा रही है? 102 दिन से ज्यादा ये लड़ाई चल चुकी है, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। इस ऑडियो मैसेज को ही आप पर्याप्त मानते हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब ये लड़ाई रुकने वाली है? और क्या स्थायी रूप से युद्ध विराम की तरफ ये पहला कदम है? देखें, ये भरोसा करना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप देखते हैं कि सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे जी। और एक बड़ा मसला है कि इजराइल को कैसे तैयार करेंगे। पिछले दिनों में हमने उपराष्ट्रपति के कुछ बयान देखे जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल माने या ना माने, हमको डील करनी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू मेरे बॉस नहीं है, मैं उनका बॉस हूं। जी। अब सवाल यह है कि डील अगर फाइनल हो रही है तो वो किन शर्तों पर हो रही है, और क्या पता कि आखिरी मौके पर जो है मामला फिर वहीं का वहीं पहुंच जाए जहां पर है अभी। देखिए, सारे देश चाह रहे हैं, ईरान चाह रहा है निश्चित रूप से, खाड़ी देश चाह रहे हैं, अमेरिका चाह रहा है, हम लोग मतलब बाकी दुनिया के जो तमाम देश हैं वो चाह रहे हैं कि ये झंझट खत्म हो। बिल्कुल। लेकिन अब बात वही है कि इजराइल चाह रहा है कि नहीं। अमेरिका में जो पावरफुल लॉबी है, जो उनके कॉर्पोरेट्स की, उनके हथियार निर्माताओं और बाकी लोग, वो क्या चाहते हैं। लेकिन जैसे कोई भी मसला है तो वो तो हमेशा के लिए एक जगह पे तो स्थिर नहीं रह सकता, या तो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा, नहीं तो नेगेटिवली आगे बढ़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, ऑफिशियल तो अभी नहीं हुई है, कि जेडी वैंस जर्मनी पहुंच रहे हैं। उससे पहले अमेरिका के 4 जहाज वहां पहुंच चुके हैं, वो सब गाड़ियां वगैरह जो भी तामझाम लेकर जाता है, वो सब लेकर पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल वो टाइप होगा कि क्या लिखा जाए समझौते में, और फिर ये भी इंतजार किया जाएगा कि भाई ईरान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कौन आ रहा है। और फिर ये भी हो सकता है कि ईरान ये डिमांड करे कि कुछ और देशों के भी सिग्नेचर हों, ताकि कि एक गारंटी रहे कि ये जो डील हो रहा है। और फिलहाल देखिए, जो ईरान ने बहुत लंबे समय से कहा है
कि उसको दो चीज की मेन गारंटी चाहिए, बाकी तो डिटेल्स हैं। एक कि यह युद्ध परमानेंट खत्म हो, ये नहीं कि आप हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है आप फिर कहीं शुरू पे कर बम देते हैं। कर दें। और दूसरा कि उसके ऊपर जो प्राइमरी सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर और जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं दूसरे देशों या दूसरी कंपनियों पे, जी हाँ। उनको हटाया जाए। ये और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को, और जिस तरीके से ट्रंप ने भी कहा है बीच बीच में कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, या 300 अरब डॉलर के निवेश की बात हुई थी जी ईरान में, तो मुझे लगता है कि चूंकि ईरानियन तेल की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, गैस की क्वालिटी बढ़िया है और बहुत जगह अभी एक्सप्लोरेशन बाकी है, तो ईरान भी चाहेगा कि भाई कुछ इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि उनकी भी इकोनॉमिक हालत खराब है। तो थोड़ी सी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उनका डोनाल्ड ट्रंप का मूड कब बदल जाए। जब अभी हम लोग बात वो कर जो रहे हैं, पता है कि आपने अभी लिखा भी है ना एक्स पर, क्षणे रुष्टे क्षण तुष्टे, उसको ही दोहरा हाँ दीजिए। हाँ, वही ट्रंप के साथ तो यही हो रहा है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा टुष्टा क्षणे क्षणे। जी, अब पल में तोला पल में माशा। पल में तोला पल में मासा, जी कितने रंग बदलती हो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, अभी जो फौरी तौर पर खबर सामने आई है व्हाइट हाउस के इस ऑडियो मैसेज के बाद, अभी कोई जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं कोई वीडियो जारी नहीं हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का ना, कि कोई उन्होंने प्रेस के सामने बयान दिया हो, रोज बातचीत करते हैं, लेकिन इससे पहले ही व्हाइट हाउस या अमेरिका के मीडिया की तरफ से ये चीजें सामने रखी जा रही हैं कि ईरान इस पर तैयार हो गया है कि वो भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, उसके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। क्या आपको लग रहा है कि ईरान ने ऐसी कोई गारंटी दे दी होगी अमेरिका को? देखिए ये बात तो युद्ध से पहले और जो 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था, जी और युद्ध के बाद भी जब निगोशिएशंस चल रहे थे, तो ईरान ने तो बार बार कहा है कि भाई हमारा इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं है, हम एक साइंटिफिक रिसर्च में है, तो हम यूरेनियम को जो है रिफाइन कर रहे हैं, मेडिसिन में उसकी जरूरत है, टेक्नोलॉजी में उसकी जरूरत है, बिजली के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रूस के सहयोग से वहां 2 न्यूक्लियर प्लांट्स बन रहे हैं। जी। तो आप किसी भी देश को, जब वो तो खुद ही उनके यहाँ तो फतवा है अली खamenei का, बिल्कुल, अली खamenei के जमाने से। और सिर्फ वही नहीं, परमाणु बम नहीं बना सकते हो और 2000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइल भी नहीं बना सकते हो। बिल्कुल। तो उनके यहाँ तो रिलीजियस डिक्री है कि भाई बम नहीं बनाना है जिससे कि तमाम मासूमों की जान चली जाए, ऐसा कोई हथियार आपको नहीं बनाना, मास डिस्ट्रक्शन का कोई हथियार नहीं बना सकते। और ये ईरान आज से नहीं, और देखिए ईरान उन देशों में से है जिन्होंने सबसे पहले एनपीटी पे साइन किया हुआ है, अमेरिका उसका सिग्नेटरी नहीं है। तो परमाणु अप्रसार संधि पर जो शुरुआती देशों ने जो हस्ताक्षर किए हैं उनमें ईरान शामिल है। तो और अभी भी जब जंग से पहले ओमान में जो आखिरी बातचीत चल रही थी, जिसके बाद लड़ाई तेज हुई है, वहां तो ओमान के अधिकारियों ने भी कहा है कि ईरान सहमत था कि परमाणु ऊर्जा का हथियार बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इतनी लड़ाई के बाद अब फिर वहीं पहुंच रहे हैं। यही तो मजेदार बात है इस पूरे मसले में कि अमेरिका कुछ भी नया डिमांड नहीं रख पाया लड़ाई के बावजूद और 3-4 हजार लोगों के कत्लेआम के बावजूद। बिल्कुल। और ईरान जो पहले जो डिमांड कर रहा था और जो अपनी तरफ से जो भरोसा दे रहा था उस पर वो अभी भी कायम है। लेकिन अब ये हुआ है कि ये जो 100 दिन से ज्यादा ये जो चला है और ईरान में जो तबाही बर्बादी हुई है, तो कम से कम अब ईरान को जो युद्ध से पहले वो गारंटी दे रहे थे उससे ज्यादा अब ईरान को चाहिए, इसीलिए उसमें कंपनसेशन की बात है। तो अब देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, उसी पे आ रहा हूँ। उसकी ईरान की जो शर्तें हैं उनमें 2 बहुत अहम शर्तें थी जो शुरू से हम लोग देख रहे हैं। एक तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका एकाधिकार, ओमान के साथ जो उसकी साझेदारी है, अमेरिका का उसमें कोई दखल नहीं होगा। इस पर तो ईरान किसी तरह से तैयार है ही नहीं। दूसरा, युद्ध का मुआवजा और स्थायी युद्ध विराम, उसके जो एसेट्स सीज कर रखे हैं वर्षों से दशकों से, उन्हें रिलीज किया जाए। तो क्या अब जंग जब खत्म हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर हार मान लेंगे? वहां तो कुछ हासिल नहीं हुआ, वो तो पहले ही खुला हुआ था, बंद तो जंग के चलते हुआ है। देखिए उसमें भी ईरान ने ये कहा है कि ओमान और ईरान इसको मैनेज करेंगे हॉर्मुज को,
लेकिन ईरान ने यह भी कहा है कि जो और स्टेक होल्डर्स हैं, जो खाड़ी के देश हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ईरान ये कह रहा है कि हम अपनी मर्जी चलाएंगे, आपको आने देंगे, जाने देंगे। वो ये कह रहे हैं, और ओमान भी कह रहा है, और इनफैक्ट ये भी वेस्टर्न कंट्रीज का ही एजेंडा है कि भाई जहां भी समंदर है, जैसे पेड़ों के पहाड़ों के बारे में बात होती है कि उनका संरक्षण होना चाहिए, उसी तरीके से समुद्र का भी संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वहां समुद्री जीव हैं, बहुत तरीके के पौधे हैं, प्लांट्स हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए कि भाई इतने जहाज गुजरेंगे, तो भाई कुछ तो आप भी खर्चा देंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है कि आप चले जाएंगे। अब देखिए, कंपनसेशन अगर अमेरिका देगा तो ये अमेरिका की साफ साफ हार हो जाएगी, तो वो कंपनसेशन नहीं देगा। लेकिन अब इसको मैनेज करने के लिए दो तीन चीजें होंगी। एक, होर्मुज वाला होगा, और बीच बीच में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमको क्या मतलब है होर्मुज से, जिनका है वो अपना खुलवा लें, ये भी बात उन्होंने भी कहा, बिल्कुल कहा। तो वो चुपचाप उससे निकल जाएंगे। और देखिए, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, उनको भी पता है, तो भूल जाएंगे लोग। 2 महीने के बाद कोई उस पर बात भी नहीं करेगा, कोई दूसरा टंटा खड़ा हो जाएगा। वो जो एसेट्स और उनके अरबों खरबों रुपए बंधक पड़े हुए हैं, उनमें से भी कुछ रिलीज हो सकता है ईरान के लिए। देखिए, एक तो इमीडिएटली रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है, और उस पर पीछे चर्चा भी हो रही थी, जो कतर में जो पैसा है, कतर में जी कोई 12 अरब डॉलर का वहां पर कुछ हिसाब है, जो कि इमीडिएटली नगदी वो है, कतरी कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि डील के होते ही वो तो मिनिमम हो जाएगा जी। असली बात यह है कि परमानेंट गारंटी इस बात पर कैसे ईरान भरोसा करे कि आगे हमले नहीं होंगे। और ईरान ने लेबनान को भी जो इसमें जोड़ा है कि भाई तो उस पर हमले बंद होने चाहिए। लड़ाई रुकेगी तो सभी मोर्चों पर रुकेगी। अगर ईरान को निकलना होता इस मसले से तो वो कब का बाहर हो गया रहता। बिल्कुल। लेकिन बात तो यही है ना कि उसकी जो अपनी उसने पॉलिटिकल आप कह लें उसको, आप उसको मोरल कह लें, जो भी उसने स्टैंड लिया है, या लेबनान के लिए, या उसकी स्ट्रेटेजिक जरूरत कह लें कि उसको लेबनान में हिजबुल्लाह की जरूरत है, उसको यमन में जो है अंसार अल्लाह की जरूरत है, उसको इराक में जो है पॉपुलर मूवमेंट की जरूरत है, जो भी आप उसको जिस तरीके से भी हम लोग परिभाषित करना चाहें। हाँ, वो अपने हक में, अपने हित में तो नाकेबंदी करेगा ही करेगा। तो वो अब इसमें मसला ये है कि अगेन वही बात कि इजराइल कितना तैयार हो पाता है। मैं इजराइल पर ही आना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा, इतने बड़े स्तर पर खबर फैली, वो एक्सेस एजेंसी जो है उसने खबर दी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में गाली गलौज हुई। वो एफ से शुरू होने वाले शब्द का इस्तेमाल भी हुआ। ट्रंप ने कह दिया दुनिया तुमसे बहुत नफरत करती है, मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, वगैरह वगैरह। और नेतन्याहू ने ओके ओके करके फोन रख दिया। जो खबरें हैं, हम और आप तो थे नहीं उस दो तरफा बातचीत में। क्या उस बातचीत के बाद अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में कोई खटास आई थी? उसके बाद ट्रंप ने क्या ये युद्ध विराम या युद्ध खत्म होने की घोषणा इजराइल से बिना बातचीत किए कर दी है? बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा नहीं होगा? जो फोन पे उन्होंने गाली गलौज की थी नेतन्याहू को, वो उसको खुद ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में स्वीकार किया। जो अपनी बहू के साथ वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ऐसा किया है, मेरा कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूं। और देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक कि अमेरिकी राजनीति में इजरायली लॉबी का इतना बड़ा हस्तक्षेप है कि जो लोग उनसे पैसा लेके राजनीति करते हैं, जो लोग उनसे बिजनेस का फायदा उठाते हैं इजरायली लॉबी से, वो भी कभी कभी भन्ना जाते हैं कि इतना ज्यादा प्रेशर है। आप याद करें रिचर्ड निक्सन किस तरीके से, वो तो नस्ल भेदी तक रवैये तक चले जाते थे कि यहूदियों को नौकरी दो। और उनके संकट मोचक हुआ करते थे हेनरी किसिंजर, उनके ऊपर भी कहते थे कि ये यहूदी है और इस पर मुझे भरोसा नहीं है। और वो अमेरिका के यहूदियों को कहते थे कि इनकी लॉयल्टी अमेरिका से ज्यादा इजराइल के लिए। जिम्मी कार्टर, जिनको कि बहुत भला व्यक्ति माना जाता है और दुनिया में उनकी बड़ी अच्छी साख है, जिम्मी कार्टर ने अपनी किताब में लिखा कि आईपैक एक है वहां पर जो इजरायली लॉबी के लिए कैंडिडेट्स को मैनेज करता है, दोनों पार्टियों के, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, कि आईपैक का
इतना ज्यादा राजनीति में उसका वर्चस्व होना ये ठीक बात नहीं है। और उन्होंने यहां तक लिखा है, 2006 में उनकी किताब आई थी मेमोयर जो है, कि कोई भी अमेरिकी राजनेता इजराइल के खिलाफ इसलिए नहीं खुलकर बोलता है कि उसको पता है कि वो चुनाव हार जाएगा। ओह जी। बराक ओबामा की आप किताब देखें, बराक ओबामा ने भी आईपैक के बारे में लिखा है और बाकी इजरायली लॉबीज के बारे में लिखा है। तो ट्रंप भी इजराइल से पार नहीं पा सकते, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। ट्रंप ने पहले बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो मार्को रूबियो को इस बात के लिए गाली दे रहे थे, बहुत गंदे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे वो, कि तुम जो वहां की सबसे बड़ी, अभी इस बार के चुनाव में ट्रंप की सबसे बड़ी डोनर हैं और वो इजराइल की भी नागरिक हैं और अमेरिका की भी नागरिक हैं, मिरियम एडल्सन, उन्होंने पिछले बार मार्को रूबियो पर अपना दांव लगाया था। तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स अभी मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो को ये खरीदना चाह रही है और मार्को रूबियो अपने आप को बेच रहा है। और नेतन्याहू ओपनली बोल चुके हैं, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं। रिचर्ड निक्सन का जो मैं हवाला दे रहा था वो खुद व्हाइट हाउस के टेप्स जो सार्वजनिक हुए हैं उसमें है, वो बातें उस टेप्स में है। नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि मैं अमेरिका में तो जो कानून पास करवाना चाहता हूं वो करवा सकता हूं। अभी उनके यहाँ एक कानून पेंडिंग है जिसमें कि अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री को एक साथ मिलाने की बात हो रही है। ओह जी। तो ये प्रेशर में कई बार क्या होता है कि क्योंकि ट्रंप भी देखिए बुली आदमी है, तो उनको भी लगता होगा कि बार बार यार चारों तरफ से कह रहे हैं, ऊपर से हमारा सपोर्ट कमजोर हो रहा है, लोग गालियां बक रहे हैं, दुनिया जो है हालांकि हरकत उन्हीं की है कि दुनिया आज उनके एलाइज उनके साथ नहीं है उस तरीके से, लेकिन वो खफा होकर बमक गए एक बार कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। और सच निकल गई बात कि तुम्हारी वजह से दुनिया जो है इजराइल से नफरत कर रही है, और अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। और ये दोनों बातें सही है, बिल्कुल सही। नेतन्याहू की वजह से इजराइल जो है आज के डेट में पूरी दुनिया में अपना भरोसा खो रहा है, और ट्रंप और अमेरिकी लॉबी अगर उनको नहीं बचाए तो वो कल जेल में होंगे। वो आईसीजे का जो वारंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसको छोड़ दीजिए, वो तो कभी लागू नहीं हो पाएगा नेतन्याहू। हाँ, वो तो कभी नहीं होगा। वो तो ग्लोबल साउथ के और दूसरे देशों के लिए रूल है, होता है, सही बात। लेकिन उन पर इजराइल के भीतर इतने करप्शन के चार्जेस हैं उन पर और उनकी बीवी पर कि वो वहीं जेल में होते हैं वो। इसीलिए वो लगातार लड़ाई को आगे कर रहे हैं ताकि सुनवाई ना शुरू हो, इलेक्शंस आने वाले हैं जी। और देखिए ट्रंप, नेतन्याहू ने इजराइल के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज का इजराइल उन्होंने शेप किया है। वो जब अपने 20s में थे और स्टूडेंट हुआ करते थे, तब से वो CNN वगैरह पे, और CNN कह रहा हूं मतलब डिफरेंट चैनल्स पे आते थे, वो एम्बेसडर रहे हैं अमेरिका में। तो आज का जो इजराइल है और अमेरिका की जो उनका बनाया हुआ, उसमें बहुत कुछ उसको आकार देने में नेतन्याहू का हाथ है। तो वो उस हिसाब से मैनिपुलेट भी करते हैं उसको। अच्छा, ईरान की तरफ हम चले हैं डॉक्टर साहब। अब आज की तारीख में ईरान में जो सत्ता का केंद्र है, इस युद्ध विराम या हमेशा के लिए युद्ध को खत्म करने के फैसले को लेते समय IRGC की भूमिका, मुस्तफा खमेनी की भूमिका, बाकी जो लोग बचे हैं, उनमें कोई अंतर्द्वंद तो नहीं होगा? कौन फैसला करेगा कि सचमुच में इस लड़ाई को अब खत्म कर दिया जाए? मुझे नहीं लगता कि ईरानी लीडरशिप में कोई भी ये चाह रहा होगा कि लड़ाई जारी रखो। वो ठीक बात है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप गुस्से में कह सकते हैं कि लड़ो लड़ो, जैसे लोग वहां पे नारे लगा रहे हैं कि मत करो ये सब समझौता, लड़ते रहो। लेकिन वो देखिए भावनाएं अपनी जगह होती हैं, लेकिन वास्तविकताओं को भी देखना चाहिए। तो ईरान वो चीज नहीं देख रहा, नहीं है ईरान में वो विभाजन। और आज से पहले कभी भी अमेरिका को लेके ईरान जो है इतने अच्छी स्थिति में नहीं था। भले वो उनके 3-3.5 लोग मारे गए हैं और बहुत तबाही बर्बादी हुई है, लेकिन पिछले लगभग 50 सालों में, 47 साल जब से ये रिवॉल्यूशन हुआ है, ईरान सबसे मजबूत स्थिति में है आज की तारीख में।
और इस युद्ध में भी आप लगभग आप या दुनिया उसे विजेता के रूप में ही देख रही है कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुका और जीत कर ही निकल रहा है इसमें से। और देखिए, हम लोग ईरान को देखने में एक गलती करते हैं अक्सर, बहुत सारे लोग, कि ठीक है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन है, एक थियोक्रेटिक स्टेट है, उसमें जो है सुप्रीम लीडर जो है एक रिलीजियस व्यक्ति होता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया हुआ है जहां फैसले लिए नहीं जाते हैं, फैसलों तक पहुंचा जाता है। ये प्रोसेस है। और बहुत रेयर मामले होते हैं जब सुप्रीम लीडर को वीटो करना पड़ता है, बहुत रेयर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तरीके की कमिटीज हैं, पार्लियामेंट है, तो फैसले आ रहे हैं, जैसे इस मामले में सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी अपनी, तो ऑलरेडी जब लोग एक पूरा बहस करके चर्चा करके उनके पास फाइनली ले जाएंगे कि सर आप देख लीजिए, तो उसको क्यों वीटो करना है? कोई मतभेद नहीं है आपके मुताबिक वहां पर? देखिए, मतभेद जो ईरानी पॉलिटिक्स में है और रिवॉल्यूशन के भीतर है, वो दूसरे तरीके की चीजों को लेके, जैसे कि थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए, हमको रिफॉर्म्स करना चाहिए, वेस्ट को लेके या अमेरिका को लेके इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, महिलाओं को ज्यादा जो है अधिकार मिलने चाहिए। बाकी राइट्स तो उनके पास हैं, सिर्फ ये जो अब तो वो भी बहुत कम हो गया है, शहरों में तो उतना नहीं है। और या कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अरब देशों के साथ हम शायद उतना बढ़िया व्यवहार नहीं रख पाते, उसको बेहतर करना चाहिए जी, उसको, इन चीजों पर है। लेकिन जो रिवॉल्यूशन को लेके और सुप्रीम लीडर को लेके जो चीजें थी, जो असंतोष, भाई देखिए, कोई भी देश है, क्या आपके देश में इतने साल से लोकतंत्र चल रहा है, संविधान से चल रहा है, आज भी रजवाड़े सपना नहीं पाले हुए हैं, आज भी नौटंकियां नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। कई साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें नवाब और राजवाड़े पेंशन जो मिलता था, तो कोई किसी को 1 रुपया मिल रहा था, तो किसी ने पूछा कि सर आप आने जाने में इतना खर्चा आपका हो जाता, आप 1 रुपए का पेंशन लेने क्यों आ रहे हैं? बोला कि ये क्लेम है हमारा कि कभी बाद में जब चीजें लौटी तो ठीक बात, तो हमारा भाई क्लेम होगा, क्योंकि भाई हम नवाब हैं, हम राजा हैं। तो वहां पे भी कुछ राजशाही समर्थक होंगे, बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जो अपने इंटरेस्ट को दूसरे तरीके से डिफाइन करते होंगे, जैसे हमारे यहाँ करते हैं। हमारे यहाँ आखिर 1500 पार्टियां किस बात की हैं, किस बात की बनी हुई? बिल्कुल बिल्कुल, सबके अपने अपने आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं। तो इसी तरीके से ईरान में, इसीलिए बीच बीच में खबर आती है ना कि हार्डलाइनर जीत गए, मॉडरेट जीत गए, इस तरीके की चीजें होती है। लेकिन अमेरिका को लेके, युद्ध को लेके, जंग को लेके, हाँ बिल्कुल, कोई एक राय, उसमें कोई विभाजन नहीं। अब जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि युद्ध समाप्त हो गया, इसकी अगली कड़ी, अगला चरण, कोई समझौता होगा, कोई लिखत पढ़त होगी, कहीं कोई बही खाता बनेगा। आपने जर्मनी के बारे में बताया कि अगले चरण में 1-2 दिन में जर्मनी में जेडी वेंस जा रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ रहेगा? नंबर 2, गारंटर की बात आपने कही थी, क्या रूस या चीन या कोरिया या टर्की ये कहीं होंगे ईरान के साथ कि उसके हक में इन लोगों से गारंटी करवाएं? तो अगली बातचीत और किस रूप में ये अंततः समझौता होगा? देखिए, समझौते में क्या होगा इस पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो डिटेल्स की बात है कि एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज हो रहे हैं क्या नहीं। जहां तक इनकी भूमिका, इन सब लोगों की भूमिका, पाकिस्तान, जर्मनी, टर्की, रूस, पाकिस्तान तो निश्चित रूप से जब भी ये साइनिंग सेरेमनी होगी तो निश्चित रूप से वहां पाकिस्तान होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कतर होगा वहां पर, और जर्मनी में हो रहा है तो निश्चित रूप से जर्मनी का पार्टिसिपेशन, यूरोपियन यूनियन का पार्टिसिपेशन होगा, और अमेरिकी उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, राष्ट्रपति की तरफ से आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाई प्रोफाइल प्रेजेंस रहेगा वहां पर डिफरेंट देशों से। तो और देखिए, अभी भी मैसेजिंग जो हो रही है वो तो पाकिस्तान के ही थ्रू मेनली हो रही है और कतर के थ्रू हो रही है। बिल्कुल। और ईरान की तरफ से जो देश गारंटी दे सकते हैं वो गारंटी ऑलरेडी चाइना के राष्ट्रपति ने 4 पॉइंट्स दिए हैं और मोटा मोटी समझौता हो रहा है, वही 4 पॉइंट्स हैं।
तो वो गारंटी निश्चित रूप से दे रहे होंगे या उन्होंने मैसेज किया होगा, क्योंकि बीच में आपने देखा नहीं, वहां भी ईरानियन लीडरशिप पहुंच रहा था, अमेरिकन पहुंचे, पाकिस्तानी पहुंचे, तो सबका आना जाना लगा हुआ था बीजिंग। और अगर आप और हम, आप कनाडा में बैठे हुए हैं अभी, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ, अगर हम लोग इतने आराम से बात कर रहे हैं तो उनके पास तो कितने तरीके की सुविधाएं हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन जो अंतिम बातचीत होगी वो अब क्या इस्लामाबाद में नहीं होगी, ऐसा लग रहा है आपको? बर्लिन में होगी या प्रारंभिक बातचीत वहां होने के बाद अंतिम बैठक इस्लामाबाद में ही हो सकती है? देखिए क्या होता है कि इस तरीके की चीजें जब लंबी चलती हैं, जैसे अगर आपने रूस और यूक्रेन के मसले में देखा होगा, तो कभी बात हो रही है तुर्की में, कभी बात हो रही है अरब देशों में, कभी बात हो रहा है अलास्का में, बात हुई जब पुतिन और ट्रंप मिले, तो जगह बदलती रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें वही बात है कि पिछले बार अगर आपको याद होगा 2015 का जो परमाणु समझौता था वो P5+1 और ईरान का था। तो P5 हो गए ये अपने जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देश हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, और +1 जर्मनी था, इसलिए उसकी भूमिका तो है ही, उसकी भूमिका है। और डॉक्टर साहब भारत की भूमिका पर बात करेंगे, और दुर्भाग्य से पिछले 3 दिनों में यानी 8 जून से लेकर हम आज जब बातचीत आपसे कर रहे हैं और युद्ध समाप्त हो गया ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, उससे ऐन पहले 3 ऐसे जहाजों पर हमले हुए, अमेरिका की तरफ से हुए, जो हमारे जहाज नहीं थे लेकिन उसमें नाविक भारतीय थे। 3 लोग मारे गए, 1-2 लापता हैं, और इससे पहले भी कुल मिलाकर शायद 15 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं भारतीय। अभी जो घटना हुई जिसमें 3 नाविक हमारे जान गंवा बैठे हैं, हमारी सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। ईरान हमारे नागरिकों की, हमारे नाविकों की मौत पर शोक जता रहा है, अमेरिका का नाम लेकर निंदा कर रहा है। ठीक है, उसकी सीधी लड़ाई चल रही है, लेकिन क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम निंदा करते समय उस देश का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे? विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के दूतावास प्रभारी को बुला के कुछ बोला है, और कल रणधीर जायसवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का थोड़ा हल्के से नाम जरूर लिया है, लेकिन जो उनका प्रेस रिलीज आया था पहले उसमें अमेरिका नहीं है जी। हाँ, तो वही जब लोगों ने उधर उंगली उठाई तो रणधीर जायसवाल ने थोड़ा सुधारने की कल कोशिश की जी। तो बहरहाल देखिए, ये 2 तरीके से हम लोगों को इस युद्ध को देखना चाहिए। मतलब इंडियंस को, गवर्नमेंट कैसे देख रही है उस पर मैं आता हूं। एक कि हम लोग ये जो समझते हैं कि गाजा में मर रहा है, ईरान में मर रहा है, तेहरान में मर रहा है, या ट्रेड सेंटर जो है उड़ गया, ये जो हम लोग ये समझते हैं कि किसी दूसरे ग्रह पे ये स्थितियां घट रही हैं, तो हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। एक तो इंसानियत के नाते, बिल्कुल, विश्व शांति के लिए, बाकी चीजों के लिए हमको सही जगह, सही पोजीशन लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि उसके आर्थिक प्रभाव हमने देख लिए, तेल, गैस, फर्टिलाइजर, तमाम चीजें। दूसरा कि जो ये बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे देश और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि अमेरिका जो है अपनी मनमानी करता है, वो हिंसक है, वो क्रूर है, इजराइल है, ऐसे करता है, वैसे करता है, और जिस पर कि हम लोग और खासकर हमारे इलीट वर्ग का एक बड़ा हिस्सा, मीडिया का, एकेडमिया का, जिसको कि वो करता है, प्रोपेगेट करता है, वो उस भ्रम से हमको निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग मर। जहां तक सरकार का है, देखिए अभी आपने देखा संयुक्त राष्ट्र में 3 महत्वपूर्ण चुनाव हुए। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार जर्मनी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता से वंचित रह गया, वो चुनाव हार गया जी। उसकी जगह ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल जीते। महासभा के अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के विदेश मंत्री जीते, उन्होंने साइप्रस के उम्मीदवार को हराया। किर्गिस्तान ने फिलीपींस को हरा के जगह बनाई सुरक्षा परिषद में, जो 2027-28 का जो कार्यक्रम होगा। इन तीनों में जो कॉमन बात है वो यही है कि कौन अमेरिका और इजराइल के फेवर में है और कौन नहीं है, और ग्लोबल साउथ के देशों ने अपना वोट दिया, क्योंकि नंबर इनके पास है, नंबर ग्लोबल साउथ के देशों के पास है। ये एक बड़ा सबक है हमारी सरकार के लिए और हमारी डिप्लोमेसी के लिए कि
दुनिया सारे लोगों पर सारे देशों पर सबकी नजर है कि कौन आज के डेट में कहां खड़ा है। ये इन चीजों को दुनिया देख रही है। अब दिक्कत ये होती है कि कोई देश कितना ताकतवर है या कितना बोल सकता है। अब जैसे ब्राजील वाले बोल लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका वाले बोल लेते हैं, लेकिन सारे देश तो नहीं बोल पाते। हम नहीं बोल पाते, हम भी तो नहीं बोल पाते। वही मैं कह रहा हूं कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी डिप्लोमेसी के लिए और हमारी सरकार के लिए ये सबक है कि जो भरोसा हमने दुनिया में, जो इज्जत हमारे पुरखों ने हासिल की थी, हम बहुत बड़ी चीज हुआ करते थे, हमारे नेता बहुत बड़ी चीज हुआ करते थे। ये अफसोसनाक है जी। कुल मिलाकर एक आखिरी कमेंट आपका बहुत संक्षेप में है, जंग अगर सचमुच में खत्म हो गई है, मैं अपने सवाल को इसलिए दोहरा रहा हूं कि ताकि दुनिया समझ सके, क्योंकि पश्चिम से जो प्रभावित मीडिया है, यहां तक कि हमारे देश में भी आपने देखा, अभी 2 दिन पहले खबर चलाई गई कि ईरान में लोग EMI पर रोटी खा रहे हैं। ईरान की एम्बेसी ने उसका खंडन किया, तमाम लानत मलामत हुई, लेकिन दुनिया देख रही है कि ईरान इस जंग से विजेता होकर निकल रहा है। मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए कहा था कि मैं युद्ध को जीत और हार से नहीं देखता, क्योंकि अगर मान लीजिए ईरान जीत गया हो या अमेरिका जीत गया हो, लेकिन हमारे यहाँ अगर अपने ही देश की बात करें तो जो लोग लाइन लगा के पेट्रोल डीजल ले रहे थे या सिलेंडर के लिए लाइन में लगे थे, या अभी भी कई जगह कहा जा रहा है कि किसानों को इतना ही लीटर तेल मिलेगा, तो अब इन सारी चीजों को हम किस खाते में डालेंगे? जीत में डालेंगे, हार में डालेंगे, क्या डालेंगे? और हर जंग में इंसानियत हारती है, कोई जीते। और जो 168 बच्चियां मर गई उस मिनाब के स्कूल में, तो उनके लिए क्या जीत हार है? बिल्कुल। तो लेकिन ईरान ने 3 चीजें तो दुनिया के सामने साबित कर दी। EMI पर रोटी खा रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए इस बात को मान भी लिया जाए, तो इसका मतलब कि रोटी है नंबर 1, जज्बा है, हाँ, रोटी है नंबर 1। अगर EMI चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि EMI पर पैसा देने वाला, रोटी देने वाला भरोसा कर रहा है कि कल को हम बेहतर होंगे, ये लौटा देगा हमारा पैसा। बल्कि वहां तो नान बाई की दुकानों पर वो लगे हुए हैं कि आपको ले जाना है ले जाइए, जब पैसे होंगे आप दे दें। अनाज का कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही है जो पहले भी थी, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आप ले लें, बेरोजगारी ले लें, ये जो बीच बीच में आंदोलन, मारपिटाई, ये सब चीजें हो जाती हैं, ये आप ले लें। लेकिन कुल मिलाकर लेकिन इस युद्ध में ईरान का पलड़ा भारी रहा, इतना तो माना ही जा सकता है। देखिए, ईरान ने एक तो वो मुल्क एक ये चीज साबित कर दिया कि वो एक हैं और उनके पास जज्बा है लड़ने का, नुकसान हो देख लिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कूटनीति के मोर्चे पर भी ये दिखाया कि हम आपसे बढ़िया निगोशिएटर हैं, हम आपसे ज्यादा ईमानदार हैं, हम ज्यादा, हमारे अंदर साफगोई है। तीसरा, उन्होंने ये दिखाया कि लीडरशिप में टॉप से टॉप आदमी अपनी जान देने में पीछे नहीं हटेगा। मैं आपको खाली लास्ट में कहानी बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर जो थे वो गए थे तेहरान। उन्होंने गालिबाफ को बोला, जो वहां के पार्लियामेंट के चीफ हैं और चाइनीज मैटर के स्पेशल वो हैं रिप्रेजेंटेटिव, गालिबाफ से पूछा उन्होंने कि सर साइन कर दो, मामले को हटाओ, मान लो। तो उन्होंने कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी उम्र 65 साल है, आप भी जनरल रहे हैं, आप जनरल हैं, मैं भी जनरल रहा हूं, वो IGRC में थे। IGRC सर। मेरी उम्र है 65 साल, ईरान में एवरेज एज है 70 साल। अब 5 साल की उम्र के लिए तो मैं किसी के सामने सरेंडर नहीं कर सकता। क्या बात, ये जज्बा है। आप सोचिए, उनका सुप्रीम लीडर कहीं भी जाके बंकर में रह सकता था, कुछ नहीं भी गए, वो सब कुछ जानते हुए नहीं गए। अली लारजानी को पता नहीं है कि मैं ट्रैक हो रहा हूं और जा रहे हैं अपनी बेटी के यहाँ और बेटे के यहाँ जो है खाना खाने, सड़कों पे घूम रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें जो उन्होंने साबित किया है। और एक चीज जो मुझे अच्छी बात लगी है पॉजिटिवली, मतलब हालांकि इस माहौल में आप क्या पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, लेकिन जो दुनिया भर में एक
इंटरेस्ट पैदा हुआ ईरान को लेके, ईरान के इतिहास को लेके, इस्लामिक रिवॉल्यूशन को लेके, लोगों ने खामनेई की, अली लरजानी की किताबें निकालनी शुरू कर दी। खुमैनी कौन था, क्या किया उन्होंने, पहलवी ने क्या किया नहीं किया, मुसद्दिक तक बात चली गई कि उनको कैसे हटाया गया। तो ये जो इंटरेस्ट पैदा हुआ है, मैं समझता हूं कि ये ईरान के लिए आगे जो है काफी एक सॉफ्ट पावर की भूमिका में ये चीजें आएंगी। बिल्कुल, इस जंग की वजह से दुनिया ने एक बार फिर से ईरान को जानने की कोशिश की है और जानते जानते ईरान के जज्बे को, उनके हौसले को, वहां की जो एकता है उसे, वहां के लीडर्स की जो हौसला है उसे जाना। महिलाओं के बारे में बहुत सारे भ्रम थे, पर इस युद्ध के दौरान आप जैसे लोगों ने, मेजर जनरल यश मोर जैसे लोगों ने दुनिया को बताया कि वहां महिलाएं, शिक्षा की स्थिति क्या है, और दुनिया एक तरह से ईरान को अच्छी तरह जान पाई। हम उम्मीद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है कि ईरान के साथ उनका युद्ध खत्म हो गया है, सचमुच में ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो, दुनिया में अमन चैन कायम हो। इस उम्मीद के साथ आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।